नमस्कार दर्शकों, डीडी राजस्थान के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और आप हमारा प्रसिद्ध कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर रुचिका जैन। डॉक्टर रुचिका जैन एसएमएस मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं और उन्होंने ईएनटी में मास्टर्स ऑफ सर्जरी की है और डॉक्टर रुचिका जैन इस समय सीजीएचएस में कार्यरत हैं, जहां पर वो ईएनटी की नोडल ऑफिसर और सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर रुचिका जैन, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज दर्शकों को हम खास बात बताना चाहेंगे कि आज विश्व डेंगू दिवस भी है। डेंगू सभी जानते हैं, डेंगू जिसे सब लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, और इस बुखार से कई लोग पीड़ित भी हो चुके हैं या अपने परिजनों को देख भी चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम कार्यक्रम शुरू करें ईएनटी से संबंधित। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डेंगू से बचाव और आज का आपका मैसेज। जी, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बारिश का मौसम है, कई जगह हम देखते हैं कि पानी पनपने लगता है, पानी इकट्ठा होता है, तो मच्छर का प्रजनन बढ़ जाता है और मच्छरों के कारण मरीजों में बहुत तेज़ फीवर आना, बुखार आना, बुखार के साथ डेंगू में अक्सर क्या होता है, प्लेटलेट्स लो हो जाती हैं, जिसके कारण जैसे हम मेरी ब्रांच अगर हम ईएनटी से संबंधित बात करें तो मरीज़ कैसे आता है, बहुत तेज़ बुखार है डॉक्टर साहब हमको और साथ में नक्सीर आ रही है, बहुत तेज़ फीवर के साथ बहुत तेज़ हेडेक, सिर दर्द, सिर दुखने की समस्या होती है। तो ऐसे में जब हम उसकी जांच कराते हैं तो प्लेटलेट्स लो आते हैं और ये बीमारी, इस बीमारी से क्या है, पूरी तरह बचाव संभव है। मच्छर को होने ना दें, पानी ना इकट्ठा होने दें हमारे आसपास, ये सब हम सबके हाथ की बात है। तो ये सब हम सबके हाथ की बात है दर्शकों। तो आज के इस दिन पर हमें ये ध्यान रखना है, अपने को और अपने परिजनों को और आसपास रहने वालों को सुरक्षित रखना है, मच्छरों से बचाव रखना है और डेंगू से पीड़ित नहीं होना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचिका जैन, जो विशेषज्ञ हैं कान, नाक और गले की। तो आपके गले में या कान में या नाक में किसी भी तरीके की कोई समस्या रही हो या है तो आप इस कार्यक्रम के दौरान सीधे सवाल भी कर सकते हैं। आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0141 270 4098 और हमारा दूसरा नंबर है 270 4999 यानी कि 999। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप कान, नाक और गले के विशेषज्ञ हैं। मैं कई बार जब खुजली होती है तो उसको खुजाने में बड़ा मजा आता है, गुलगुली होती है तो एक मीठी सी वो एहसास होता है। वो एक एक्सप्रेशन देखा है हमने लोगों को कान को खुजाते हुए, तो उसमें कितना मजा आता है। लेकिन ये जब हरकत कोई आम आदमी करता है तो आपको कितना खराब लगता है? बिल्कुल, ये आपका मज़ा स्वाभाविक है, पर एज अ डॉक्टर तो मैं बिल्कुल इस पे हमें कोई मज़ा नहीं आता। इनफैक्ट जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनको यही समझाते हैं कि कान में जो इसके कारण चोट लगी है वो आपके द्वारा खुद ही की गई है। क्योंकि क्या होता है, जब खुजली हुई तो उस टाइम अपन की क्या आदत होती है, चाबी मिली तो चाबी ना हुई तो ईयरबड, और ईयरबड भी ना हुई तो मैंने देखा है लोग पेंसिल या पेन ही घुसा के कान में खुजली कर लेते हैं और उसके कारण कई बार अति होके कान का पर्दा, जो एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, उस पर भी डैमेज हो जाता है, अर्थात कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है। तो आप सोचिए, ये जो मज़ेदारी वाली बात है वो मज़ेदारी एज डॉक्टर तो कहीं ना रही, बट हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा ना करें। कान में खुजली हो चाहे पानी आए, डॉक्टर को एक कंसल्टेशन, परामर्श करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब अगर कान में खुजली है तो पहली बात, आप किसी भी तरीके से उसको किसी बाहरी वस्तु से खुजा के उस खुजली को मिटाने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। कोई बीमारी भी हो सकती है या कान में कुछ जमा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, बात कान से ही शुरू करी। हमको कई बार हमने सुना है कि जो शरीर का अंग है, कान है, नाक है या गला है, ये बड़ा बैलेंस बनाने का काम करता है। उसमें कान का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो रोल हमारे दर्शकों को बताइए, शायद बहुत सारे दर्शक नहीं जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर को संतुलित रखने में कान कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, कान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, भगवान ने जब मनुष्य की कान की संरचना करी तो कान बहुत ही एक सुंदर स्ट्रक्चर है, पर ये उतना ही जटिल भी है। जितना हमें बाहर दिखता है वो तो 1/3 भी नहीं है, उसके अंदर कान बहुत, मैं कहूँगी कि कान का अंदर से जुड़ाव मस्तिष्क तक है। ठीक है, तो कान का अगर मैं एक संक्षेप में समझाऊं तो कान के 3 हिस्से होते हैं।
बाहरी कान या एक्सटर्नल ईयर जिसे हम कहते हैं, जिसका एक पार्ट ये पिन्ना या बाहर का कान जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद अंदर जाते हैं तो मिडिल ईयर या मध्यम कान, और उसके अंदर इंटरनल ईयर जिसका विशेष रूप से काम होता है बैलेंसिंग या इंसान का संतुलन बनाए रखना। तो जब कोई चोट लग जाए या कुछ घाव हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए और इनर ईयर या हमारे अंदरूनी कान पे कोई समस्या आ जाए तो मनुष्य का संतुलन बनाने में भी समस्या आती है, और उसे हम वर्टाइगो, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में वर्टाइगो भी कहते हैं। अगर चक्कर आते हैं, बैलेंस ना बने उसके लिए। तो यानी कि जब चक्कर खा के कई बार आप ने देखा होगा या आपके कोई परिजन या बुजुर्ग या स्वयं खुद भी आप हिल रहे हैं या घबरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ऐसा मत मानिए कि बैलेंस बनाने के लिए ऐसे झटका लग गया होगा, तो आपको सीधे डॉक्टर रुचिका जैन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ईएनटी वाले किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं ताकि ये देखा जा सके कि आपके कान ने बैलेंस बनाना बंद तो नहीं कर दिया है। बैलेंस की बात हो रही है, कान सुनने का भी काम करता है और गला से आवाज़ निकलती है, तो बैलेंस दोनों में बनता है। कई बार लोग बात करते हैं तो एक हॉर्सनेस सुनाई देती है, गला बार बार खिचखिचाते रहते हैं या खुजली होती रहती है। ये किस तरीके का इन्फेक्शन है? ये भी एक तरह का, धीरज जी, एलर्जी है ना, एलर्जिक राइनाइटिस कह लीजिए, जिसमें पूरे टाइम हमारे गले में पीछे से एक तरह का म्यूकस जिसे हम कहते हैं वो ड्रेन करता रहता है। तो जब एलर्जी है, बार बार म्यूकस हमारे गले में जाएगा तो इंसान उसे साफ करने के लिए बार बार गला साफ करने के रहने की आदत हो जाती है। दूसरी एक चीज़ आज के खान पान या मैं कहूँ स्मोकिंग से या टोबैको से दूसरी चीज़ होती है जिससे पेट का पानी गले में आता है ना, जिसे हम लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स के नाम से LPR कहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें इंसान बार बार खट्टा पानी जब मुंह में आएगा तो गला साफ करता रहेगा। अच्छा, तो इस तरीके के, इससे बचाव के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, एलर्जी से बचाव तो पूरी तरह इंसान के हाथ में ही है। अगर किसी को धूल से, डस्ट से या मैं कहूँ परागकण, पोलन एलर्जी बड़ी कॉमन है ना। परागकण स्पेशली राजस्थान में मैं कहूँ तो बंदर की रोटी करके जो हमारा देसी पेड़ है ना, होलियोप्टीलिया जिसे हम कहते हैं, उससे एलर्जी बहुत कॉमन है। तो वो जब एलर्जी होती है तो इंसान को छींके आना, आँख से पानी आना, चेहरा सूज जाना, आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली आना, ये सब होता है। और साथ ही गले में भी खुजली होती है। तो ये सब तो इंसान बचाव ही कर सकता है, और तो क्या कि मास्क लगाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, चिकित्सकीय परामर्श लें, ये करना है। तो चिकित्सकीय परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। हमारी बातचीत हो रही है इस समय डॉक्टर रुचिका जैन से, जो ENT विशेषज्ञ हैं, कान, नाक और गले की। हमने कान की बात करी, गले की बात करी, नाक की भी बात करते हैं और फिर आगे भी बात करते रहेंगे। मैडम, जो नाक, कई बार छोटे बच्चों को मैं स्पेशली बोलूं, नाक बहती रहती है बार बार, तो ये एक एलर्जी है उन बच्चों की, और जो माताएं हैं छोटे बच्चों की वो बहुत परेशान रहती हैं। तो ये क्यों बहना, लगातार नाक बहना, क्या कारण है और इससे बचाव कैसे हो सकता है? देखिए, बच्चों की नाक बहना तो साधारण बात है, कॉमन कोल्ड हुआ, कफ हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, बच्चों में होता रहता है। पर अगर किसी बच्चे के बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, या बच्चा मुंह से सांस ले रहा है और इसमें आगे बढ़ जाए अगर बीमारी, बच्चा सोते वक्त खर्राटे ले रहा है, तो ये समस्या। मैं यहाँ रुकता हूँ। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और हम श्रीनगर से सुधीर जी हैं। सुधीर जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो आप हमारे साथ डॉक्टर रुचिका जैन हैं, ENT विशेषज्ञ। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहिबा से। हाँ, सुधीर जी बोलिए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। मैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। बताइए सुधीर जी। ना, मुझे ना सुबह के टाइम पे नाक से ना ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा। तो जब मैं ये सुबह ब्रश करने के लिए, तो जब मैं नाक साफ करता हूँ ब्लीडिंग होती है सुबह हर रोज। ठीक है, कितने दिन से ऐसा हो रहा है सुधीर जी? ये हो रहा है लगभग 1 हफ्ते से। 1 महीने से? एक हफ्ते से। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी होगी? 40। कोई और अपना इलाज चल रहा है, डायबिटीज, BP, किसी और बीमारी का? जी नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये जो नक्सीर जो आप कह रहे हैं सवेरे सवेरे आती है, ये इस एज पे अगर अपन बात करें सबसे कॉमनली हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा ये राय होगा, एक बार अपना BP जांच करवाएं, पहली चीज।
दूसरी चीज़, ये लोकल कोई नाक की बीमारी से भी हो सकती है। आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या नाक में कोई सूजन है, नाक में पॉलिप है ना, जिसे हम कहते हैं एलर्जी के आगे अवस्था में पॉलिप बन जाते हैं नाक में, है ना, नाक में जिसे सूजन कहा जाता है, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए कोई जो भी आपके नज़दीक की ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, एक बार उनको दिखा के दूरबीन की जांच कराइए। और दूसरी मेरी यही सलाह रहेगी, अपना बीपी और शुगर की अच्छे से जांच करवाएं, क्योंकि पूरा शरीर सब जुड़ा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है नक्सीर नाक के या कान के या मुंह के वजह से ना होके आपके बीपी बढ़ जाने की वजह से आ रही हो। जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी। तो एक हमारे दर्शक सुधीर दर्शक का जुड़ने से एक और बात आई गई। जी, जी। और जाहिर है कि ये बहुत अच्छी बात है, नक्सीर फूट रही है और ये बच्चों में भी हो सकता है। कई बार उनको उल्टा लेटा देते हैं और वो अंदर की तरफ जा रहा है और वो एस्पिरेट भी कर सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने धीरज जी, और ये बहुत सामाजिक जागरूकता वाली बात है ना। इसमें मैं अच्छा सवाल कहूंगी, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने वाला एक माध्यम है हमारे पास, कि जब किसी को नक्सीर आए तो पहले क्या कहा जाता था, बच्चे को सीधा लिटा दीजिए, है ना। वो आज के हमने जब साइंस ने तरक्की की तो हमने देखा कि ये एकदम गलत है, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे में नक्सीर से खून आ रहा है और बच्चे को हमने सीधा लिटा दिया तो एस्पिरेशन यानी कि वो जो खून है वो उसकी श्वास नली में जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आजकल हम ये एडवाइस करते हैं, अगर नक्सीर आए तो या तो बच्चे को बिठा दें, नाक और मुंह दबा के बच्चा या बड़ा जो भी है मुंह से सांस ले, ताकि वो नक्सीर प्रेशर से रुक जाए, पहली चीज। फिर भी नहीं हो रहा तो अपन को उचित चिकित्सकीय परामर्श तो लेना ही है, और अगर फिर भी बैठा भी नहीं जा रहा तो करवट दिला के लिटा दें, पर सीधा ना लिटाएं। तो ये एक बहुत अहम जानकारी दी आपने। हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर रुचिका जैन। देखिए, जो एस्पिरेशन की बात कर रहे थे कि एस्पिरेट कर गया या चला गया, तो वो नाक के रास्ते से सीधे सांस की नली में चला जाएगा और वहां से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अहम जानकारी देने के लिए। अभी आपने बोला नक्सीर फूट रही है और उसी बीच में हमने बात करी मुंह से सांस ले रहे हैं। ये एक बड़ी कॉमन चीज देखी गई है परिवारों में। जब बच्चे छोटे होते हैं वो मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं या खर्राटे ले रहे होते हैं, और लोगों का मानना ये जब खर्राटे आते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। जरा इस चीज पे आप प्रकाश डालिए। जी 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 बिल्कुल। ये भी एक सवाल ऐसा है कि बहुत बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है घरों में, क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं होती। जब कोई बच्चे के बार बार जुकाम, खांसी, सर्दी जुकाम होता है तो हमारी मेडिकल शब्द है कि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इनफैक्ट कॉमन पब्लिक भी जब मेरे पास आती है तो बच्चे कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए साहब। टॉन्सिल्स ही नहीं, नाक के पीछे भी एक टॉन्सिल्स होते हैं जिन्हें हम एडेनॉइड्स कहते हैं जी। तो अक्सर क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस के साथ वो एडेनॉइड्स जो है नाक के पीछे वाला टॉन्सिल, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, वो भी बढ़ जाते हैं और उसके कारण बच्चे मुंह से सांस लेता है। जब सांस जाएगा ही नहीं नाक से तो सोचिए वो अल्टरनेट या दूसरा रास्ता तो सांस के लिए बनेगा ही, तो वो मुंह से सांस लेगा। मुंह से सांस लेने के साथ क्या होता है, बच्चे के विकास में या ग्रोथ में रिटार्डेशन हो जाता है, स्लो हो जाती है ग्रोथ। अच्छा। है ना। बच्चा सोते टाइम खर्राटे लेता है। उसके अलावा धीरे धीरे जब लंबे समय तक, तो बच्चे का फेस, जिसे हम एडिनॉइड फेसिस कहते हैं, यानी कि दांत का जो बनावट है वो बदल जाता है, लंबा चेहरा हो जाता है, अगर इन सब का पर्याप्त राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे नहीं लिया जाए। तो समय पे देखें, और अगर बच्चा खर्राटे ले रहा है तो ये मत सोचें कि वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, वहाँ ज़रूर कोई समस्या है और तुरंत किसी ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर रुचिका जैन हैं जो अच्छी बात बता रही हैं। और इस समय फिर से डॉक्टर साहब एक और दर्शक जुड़ गए हैं। सुधीर दर्शक हमारा प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं। जी नमस्कार, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से? जी सर, मैं नवल किशोर बैरवा उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी सर, मेरे 7 साल का बेटा है आयुष्मान। हाँ हाँ। उसके बाएं कान में सर कुछ जमा हुआ है। अच्छा। और हाँ, तो बहुत ज्यादा जमा हुआ है, तो उसका कैसे निदान करें, कैसे निकलवाएं? ठीक है, ठीक। जी मैडम। हाँ सर, क्या अपन को दिखता है बाहर से, आपको लग रहा है कि? हाँ, दिखता है मैडम। अच्छा, देखिए, क्या बच्चे की उम्र जैसा आपने बताया 7 साल है, तो 7 साल पे कॉमनली अगर बच्चे का कान बहता नहीं है तो हम यही मानते हैं कि कान का मैल, जिसे हम मेडिकल भाषा में वापस मैं बताऊं तो वैक्स कहते हैं, वो जम जाना बहुत कॉमन समस्या है। तो बच्चों में ऐसा अक्सर हो जाता है, इसमें कोई घबराने की या चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है।
अपने जो भी नज़दीक, वापस मैं वही राय दूंगी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको प्रॉपर बूंदे, कान की बूंद या ड्रॉप्स डालने की सलाह देंगे, जिनसे वो नरम होके आराम से उसे निकलवाया जा सकता है, या वो स्वतः ही शरीर के ऑटो क्लेंजिंग मैकेनिज्म से बाहर आ जाता है। तो कान के मैल को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, मैं एक बार दर्द हुआ था उसके एक बार। हाँ, अगर दर्द है या उसमें से मवाद आए तो फिर तुरंत परामर्श लें। मवाद नहीं। धन्यवाद मैडम। जी धन्यवाद। अभी आपने एक शब्द कहा, ऑटो क्लेंजिंग मैकेनिज्म। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारे शरीर में एक ऐसी मशीन, हमारा शरीर खुद एक मशीन है जो भी हमारे शरीर को नहीं चाहिए उसे बाहर फेंक देती है, वो जिस भी रास्ते से हो। तो कान में भी अगर कुछ वैक्स है या वो मैल है तो बाहर आ जाता है, लेकिन कुरेदना नहीं है, क्योंकि कई बार वो बहुत सख्त होता है, उसको निकालने के चक्कर में हम नुकसान भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर को दिखा लिया जाए। डॉक्टर साहब, एक आजकल बड़ा फैशन है अच्छे अच्छे हेडफोन लगाने का, गाने सुनने का, और अजीब अजीब उसमें मुद्राएं बना बना के गाने सुन रहे होते हैं। कितना आनंद आता है वो गाने सुनने में। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा मत बिल्कुल करो। इसका आनंद केवल लेने वाले को आता है। देखिए, जब वो हमारे पास एज मरीज प्रेजेंट करते हैं तो हम उन्हें यही राय देते हैं कि इसको सबसे पहले कम कर दें या बंद कर दें। अब इसके दो वजह हैं। देखिए, एक तो जब हेडफोन, ईयरफोन, ईयरपॉड्स, ईयरप्लग्स जो भी आप लगाते हैं तो कान को सीधा डैमेज होता है। अर्थात कान की नस के ऊपर जब बहुत हाई वॉल्यूम में म्यूजिक या कोई भी साउंड जाएगा तो वो कान की नस को डैमेज तो करेगा ही, पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कोई बच्चा है, अधिकतर युवा ही होते हैं जो इनको लगा के घूम रहे होते हैं, है ना। आप अगर देखें कोई बुजुर्ग तो हमें कम ही मिलेंगे। तो जब वो युवा हेडफोन या ईयरफोन लगा के सड़क पे जा रहे होते हैं तो एज एक्सीडेंटल डैमेज भी बढ़ जाता है। कई बार हमने देखा कि कोई रोड क्रॉस कर रहे थे, हेडफोन लगा हुआ था तो एक्सीडेंट हो गया। तो इसके डबल डिसएडवांटेज हैं, कान के हिसाब से तो है ही हैं, दूसरा जिंदगी की सेफ्टी को लेके भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं यही राय दूंगी नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को कि हेडफोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन सबका यूज़ कम से कम करें, हो सके तो ना करें। स्पीकर पे पढ़ाई करें, आजकल बच्चे भी पढ़ते हैं, स्पीकर कर लीजिए। मैं यही राय देती हूँ। मेरे पास कई बार आते हैं कि मैडम एक दिन लगा रह गया, लंबा हेडफोन सुन लिया, अगले दिन कान से सुनाई ही नहीं दे रहा। तो साइड इफेक्ट्स इसके बहुत हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि संतुलन बहुत जरूरी है। कान को जितने डेसिबल, जो ध्वनि को नापने का माप है, जितना डेसिबल की जरूरत है उतनी ही आवाज कान को चाहिए। उससे ज्यादा आवाज आएगी तो वो दिमाग को भी कष्ट देगी और हर तरीके से परेशान ही करेगी। ये जो कष्ट होता है, कई बार लगातार सीटियां बजती रहती हैं, बिल्कुल लंबी लंबी सीटियां बजती रहती हैं, ये क्या समस्या है? ये भी फिर एक बात वही है कि ये टिनिटस नाम की बीमारी होती है। इसका भी जुड़ाव हमारे कान से ही है ना। क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी वार्तालाप की, कन्वर्सेशन की जो माप अगर हम जैसे डेसिबल में नापें तो 60 से 70 होती है, ठीक है। जैसे ही हम उसको 80, 90 और ऊंचाई, जो अपने कहीं अपन म्यूजिक लाउड साउंड में गए, शादियों में गए, म्यूजिक पार्टीज में गए, तो वो जब डेसिबल हाई हो जाएगा या और ऊंचा हो जाएगा, मान लीजिए 90, 100 पहुंच गया, तो वो सीधा नॉइज डैमेज हमारे कान को होता है, ठीक है। जब कान को डैमेज हो गया, चाहे लाउड साउंड से हो या कोई इन्फेक्शन से हो या कभी कभी कोई दवाइयों से हो, कई दवाइयाँ भी हमारे कान को नुकसान पहुंचाती है, तो वो जब नस को डैमेज हो जाता है तो टिनिटस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोले तो कान में साए साए या कान में सीटी बजना या कान में झींगुर जैसी आवाज़ आना बड़ी कॉमन समस्या है। और इसमें सबसे पहले हम मरीज को यही कहते हैं कि इसको आप ध्यान ना दें, रीअश्योरेंस ही सबसे बड़ा इलाज है इसका। जी, और जो भी सुरक्षा की हमको मापदंड हैं उनको अपनाते रहें और काम करते रहें। सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपको फिर बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचिका जैन, जो कान, नाक और गले की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, एक मैं 2 सवाल आपसे अभी पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ये, ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कान बहने की बहुत समस्या दिखाई देती है, और ये शहरों में भी बच्चों के दिखाई दे रही है। आवश्यक नहीं है कि ये कोई ज्योग्राफी स्पेसिफिक बीमारियां हों। कान बहते समय में ये क्या समस्या और क्या पहला इसमें करना चाहिए? ये सबसे कॉमन और सामान्य समस्या है कि बच्चे का कान दुख रहा है या कान बह रहा है ना। जब बच्चे को सर्दी जुकाम लंबे समय तक रहती है तो कान का जो या नाक का या मुंह का इन्फेक्शन है या टॉन्सिल्स लंबे समय तक रहे या मान लीजिए नाक की एलर्जी भी लंबे समय तक रही तो वो इन्फेक्शन कान तक पहुंच जाता है।
और धीरे धीरे वो परिवर्तित होके कभी कभी कान के पर्दे के पीछे सूजन कर देता है, या और फिर भी चिकित्सकीय इलाज हमने राइट टाइम पे नहीं लिया या दवा हमने हल्के में ली या पूरा ट्रीटमेंट नहीं किया तो कान के पर्दे में छेद होके मवाद बाहर आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कान बहना कहते हैं जी। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बात कहूँ तो क्रॉनिक सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसमें कान से मवाद आती है अगर लंबे समय तक बच्चे को इलाज ना मिले। जी, तो उसमें भी सबसे बेहतर बात यही है, जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया है, कि समय पर सीधे चिकित्सक से संपर्क करें, परामर्श लें, इलाज करें, तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन सब कुछ सही रहेगा और हम चाहते हैं कि आप भी सही रहें, इसलिए एक बार फिर याद दिलाते हैं कि आज विश्व डेंगू दिवस है और उस मच्छर से बच के रहना है जिससे डेंगू फैलता है, जिससे बुखार आता है, जिससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। और फिर हमने बार बार सुना है, कई बार पढ़ा है, देखा है समाचार पत्रों में भी कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई और लोगों को नहीं मिल रही है। तो इसका सबसे आसान तरीका है पूरे अपने हाथ ढके रहें, मच्छरों को कोई स्थान ना दें काटने का, और अपने घर के आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें और आप सुरक्षित रहें, डेंगू से बचें और इस आज के दिन को ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात, कई बार लोगों को मैंने अक्सर देखा है, वो नाक को ऐसे दबाते हैं और कान में से ऐसे हवा भरने की कोशिश करते हैं मुंह के रास्ते से। बिल्कुल। और एक वो बड़ा उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन एक सेकंड के बाद कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि वो दर्दनाक हो गई। वो ये प्रक्रिया उसकी प्रतिक्रिया जो थी दर्दनाक थी। आखिर ये है क्या, ये मजबूरी क्या है नाक दबा के कान से ऐसे करने का? बिल्कुल। ये देखिए क्या होता है, नाक कान मुंह अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाक के पीछे और कान के अंदर एक नलकी होती है जिसे हम यूस्ट्रेकियन ट्यूब कहते हैं। तो कभी कभी इन्फेक्शन से, जुकाम से, कॉल है हाँ, मैं आपको बीच में रोकता हूँ, सवाल को जवाब जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी बताइए, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, कुसुम जी। हाँ जी, स्वागत है। और डॉक्टर साहिबा हैं हमारे साथ। नमस्कार कुसुम जी, बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा 10 साल का पोता है। हाँ। उसका ना जब सोकर उठता है ना सुबह तो नाक जाम हो जाता है, अनईजी लगता है उसको। जी। और उसके बाद छींके भी आती हैं? तो बाद में धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है, सुबह सुबह थोड़ा प्रॉब्लम लगती है उसको। ठीक है। ऐसा कब? एसी में ज्यादा देर रहने से भी उसको प्रॉब्लम लगती है। हाँ, ऐसा कितने वक्त से हो रहा है? ऐसा 2-3-4 साल से हो रहा है, 10 साल का है वो। हाँ। अच्छा, ठीक है। ये भी मैं पुनः वही बात कि एक तरह की एलर्जी है जिसे वेजोमोटर राइनाइटिस भी कहते हैं। सुबह सुबह बच्चा उठा, सर्दी ज़मीन पे पैर रखा या ठंडी हवा के संपर्क में आया तो आंखों से पानी आ गया, नाक से छींके आ गई। इसको भी एक तरह की एलर्जी ही कहा जाएगा और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लंबे समय तक हम दवाइयाँ भी देते हैं, नाक में डालने के स्प्रेज भी होते हैं जिनको लंबे समय तक चिकित्सकीय परामर्श में के दौरान लिया जाए तो इलाज दिखाया था, ENT को दिखाया था। उसने 2 साल पहले उसका नाक में ऑपरेशन भी किया था, कुछ बढ़ रहा है, बोले हड्डी बढ़ रहा है। अच्छा, ऑपरेशन भी किया था। जी। तो लेकिन उसके बाद भी मतलब एकदम प्रॉपर ठीक नहीं है। हाँ, देखिए क्या है, ऑपरेशन से हम नाक की हड्डी तो सीधी कर सकते हैं, पर जो शरीर का रिस्पांस या शरीर का जो एलर्जी के प्रति एक बॉडी का रिस्पांस है वो नहीं दबा सकते, ना परिवर्तित कर सकते। तो एलर्जी तो बॉडी टेस्ट कराना होगा क्या? नहीं, ऑपरेशन की वापस ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उसे दूरबीन की जांच करा लीजिए, आपके नज़दीकी जो ENT स्पेशलिस्ट हो उनको दिखा के, तो वो आगे की राय देंगे कि नाक के अंदर कोई सूजन तो नहीं है। जी, अच्छा, ठीक, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम वो वहीं आ गई। हमारे दर्शक ने भी बात वही जो हम बात सवाल कर रहे थे कि बच्चे को अगर नाक जाम है तो वो खोलने की कोशिश करने के लिए दबाता है। इसको वैल्सेल्वा मैनेवर कहते हैं हमारी भाषा में। कि क्या होता है, यूस्ट्रेकियन ट्यूब नाक और कान को जोड़ने वाली एक नलकी होती है। हाँ जी। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा हो, बिल्कुल नवजात को जब माँ दूध पिलाती है कई बार बच्चे का कान बहने लग जाता है। है तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, ना इन्फेक्शन का चांस है ना कुछ, तो भी कान बह रहा है। क्यों? उसने दूध पिया, माँ ने सर ऊंचा ना किया, तभी कहा जाता है ना बच्चे का सिर ऊंचा करके दूध पिलाइए। हाँ क्यों? वो यूस्ट्रेकियन ट्यूब बच्चे में थोड़ी हॉरिजॉन्टल सीधी होती है। तो जब बच्चा दूध पीता है वो ट्यूब से मुंह से जो दूध है वो कान तक पहुंच जाता है, इन्फेक्शन कान में पहुंच जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जब बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन रहा तो उस नलकी में सूजन आ जाती है और कान ऐसा लगता है बंद हो गया या भारी हो गया या दर्द हो गया। तो जब हम ऐसे करके सांस लेते हैं और प्रेशर लगाते हैं कान में, तो वो नलकी से वो प्रेशर बैलेंस होके कान खुल जाता है। तो वो बड़ा
आराम मिलता है मरीज को और उनको अच्छा लगता है। लेकिन वो ज्यादा नहीं करना बिल्कुल चाहिए, नहीं कई करना बार चाहिए। वो कान बाहर के रह पर्दे जाती में है। अगर प्रेशर ज्यादा हो जाए छेद भी हो सकता है, तो ये मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन पर बिल्कुल पता होना इसके लिए चाहिए हाँ कि दिखाना हाँ, जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात भी है और आज सामान्य लगती है। जी। कोई भी व्यक्ति गले में खुजली हुई और गया और एक एंटीबायोटिक ली और जाते ही खाना शुरू कर दिया, वो आधी अधूरी कोर्स करके एंटीबायोटिक का फिर एंटी के पास जाके बोलता है साहब ये दवाई तो मैं खा चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एजिथ्रोमाइसिन तो कोविड से खा के ही आया हूँ, अब आप इसके ऊपर इलाज करिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आपका कार्यक्रम बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जी बताइए, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, भटनागर साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी डॉक्टर साहब बताइए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जी डॉक्टर साहब, क्या है कि जो 5 इंद्रियां होती है हमारे बॉडी में, उसमें जो 4 इंद्रियां हैं वो हमारे हेड में होती हैं, है ना? एक तो श्रवण, नाक कान गले की बात कर ही रहे हो, देखने की इंद्रियां भी जो आईज है वो होती हैं। तो नाक कान गला तो रिलेटेड होता है। नाक कान गले का डिसऑर्डर क्या आई में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आई का डिसऑर्डर नाक कान गले में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? ऐसा कुछ संभव हो सकता है क्या, या होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि आँख का इन्फेक्शन तो कान में नहीं पहुंचेगा, पर कान या अपन कहें कि जुकाम के कारण बहुत लंबी हमारी जुकाम हो जाए जिससे साइनोसाइटिस हो जाए, वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ के आँख तक पहुंच जाता है। इसके कारण आँख में देखने में दिक्कत, कई बार ऑप्टिक नर्व तक डैमेज हो सकती है। तो अगर साइनोसाइटिस जिसे हम कहते हैं उसका इलाज प्रॉपर ढंग से कंप्लीट ना लिया जाए तो वो आँख तक ज़रूर पहुंच सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल बहुत अच्छा था, हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा आज सुनने में कि आंख, कान, नाक, गला सब कुछ जुड़े हुए हैं और सब संतुलन की बात कर रहे हैं। देखिए आज, और हमारे साथ डॉक्टर रुचिका जैन हैं जो बात कर रही हैं हर चीज़ के संतुलन की। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि संतुलित दवाई लेने की, कि गए हैं और दवाई खा के ही आए हैं, फिर भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ, मेरे तो अभी भी खराश है या मेरा बैठा हुआ है गला, तो इसमें आप क्या सलाह देती हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग आपको गूगल पढ़ के, नेट से देख के कुछ भी ले लेते हैं, बिल्कुल, ये कितना उचित है? ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, टोटली अनुचित है ना। देखिए, आधी बीमारियां तो वायरल इन्फेक्शन होता है जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं होता जी। पर ये बात सामाजिक इतना लोगों को जागरूकता नहीं है इसके बारे में। हल्का सा जुकाम हुआ, मैं देखती हूँ जो इलाज सिंपल एंटी कोल्ड या हमारी एंटी एलर्जिक दवा से हो सकता है, उसमें मरीज हमारे पास आते हैं कि साहब मैंने ये एंटीबायोटिक तो ले ली जी, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की ओर ले जाता है, जो एक तरह इलाज से में कहें दिक्कत देगा। जी, समाज के लिए भी नुकसानदायक है एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंस। आप दर्शकों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कृपया करके अपने ज्ञान लगाकर दवाई ना लें, डॉक्टर से पूछ के लें। आज का टेक होम मैसेज डॉक्टर साहब दे दीजिए, क्योंकि समय की पाबंदी है, हमें कार्यक्रम समाप्त भी करना होगा और फिर दोबारा मिलना भी होगा दर्शकों से। तो आज का टेक होम मैसेज मेरा यही रहेगा कि एक तो मैं दूरदर्शन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस मंच पे मुझे बुलाया, अपने विचार साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, और उससे भी बड़ा कि समाज को एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि ये जो हेडफोन, ईयरफोन आजकल इतना बच्चे युवा यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे कान के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और उसका नुकसान आज नहीं लंबे समय में पता चलेगा। तो जहाँ तक हो सके इनका यूज़ कम करें, जहाँ हो सके ना करें, वो बेहतर है। संतुलन में रहें, सुरक्षित रहें और अपने नाक, कान, गले को सुरक्षित बनाए रखें। और हम फिर आपसे एक बार याद दिलाते हैं कि डेंगू से बचे रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, आसपास रहने वालों को भी स्वस्थ रखें, परिवार का ध्यान रखें और अपना ढेर सारा ध्यान रखें, क्योंकि हम आपसे सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 3:30 से 4 बजे तक आपके साथ रहेंगे। आप हमें देखते रहिए और आप अपने सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद धीरज। थैंक यू। थैंक यू।